नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। विद्यार्थियों, आपके सामने दिख रहा होगा पीछे ट्रांसफार्मर का एक सिस्टमेटिक डायग्राम है। इस डायग्राम को समझेंगे, साथ ही साथ इसके फेजर डायग्राम को समझने में विद्यार्थियों को बड़ी समस्या होती है। हम विदिन 10 से 15 मिनट में हम पूरे फेजर डायग्राम को समझ लेंगे। मैंने इसको पहले से बना के रखा है ताकि हमें समय कम लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और अपने सेशन को। चलिए विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी जुड़ते जा रहे हैं वो सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर दें। तो ये आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है बेटा, ये डायग्राम जो है आपके पास में एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का है। एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का डायग्राम है जो कि आपको नो लोड पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इस डायग्राम को समझेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हमारे पास में ये है इसका प्राइमरी सेक्शन और ये है इसका सेकेंडरी, यानी कि आपके पास में ये प्राथमिक है और ये आपका द्वितीयक कुंडली है। आप देखते होंगे हम जब जाते हैं तो हमने सबसे पहले पढ़ा होगा आइडियल ट्रांसफार्मर। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर से ही हम लोग स्विच करते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की तरफ। ठीक, आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या आपके प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में नई चीज़ें जुड़ेंगी। आइडियल ट्रांसफार्मर में अगर हम ये तीन चीज़ों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास में वो कन्वर्ट हो जाता है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। पहले वाइंडिंग लॉस को, दूसरा आपके पास में बेटा कोर लॉस को, तीसरा आपके पास में प्राइमरी और सेकेंडरी के बेटा आपके रिएक्टेंस को। अगर ये तीन चीज़ों को आप ऐड कर देते हो अपने आइडियल ट्रांसफार्मर में तो आपको वो कन्वर्ट होते हुए नजर आएगा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में। सबसे पहली बात मैंने क्या क्या बताया कि आपके किसी भी आइडियल ट्रांसफार्मर में यदि आपने तीन चीज़ों को इंक्लूड किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को, दूसरा आपने बेटा यानी कि आप कह सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के वाइंडिंग लॉसेस को, आप कोर लॉसेस को, आप प्राइमरी और सेकेंडरी के रिएक्टेंस को, अगर इन तीनों को आप ऐड करते हो तो वो ट्रांसफार्मर आइडियल से प्रैक्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली बात। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर पहले हमारे पास में ये आइडियल ट्रांसफार्मर था जो विदाउट ब्लू से बना हुआ है। ठीक है, यानी कि ब्लैक ब्लैक वाला सेक्शन आपका पहले ये आइडियल ट्रांसफार्मर हुआ करता था। अब मैंने इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने प्राइमरी की वाइंडिंग को R1 से रिप्रेजेंट किया, प्राइमरी की वाइंडिंग के रिएक्टेंस को मैंने JX1 से रिप्रेजेंट किया, सेकेंडरी के वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को मैंने R2 से, और आपके पास में सेकेंडरी वाइंडिंग के रिएक्टेंस को मैंने JX2 से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर बेटा आपके पास में ये मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए आपको क्या देना होगा, एक पाथ प्रोवाइड कराना होगा। हम पैरेलल में पाथ को प्रोवाइड कराते हैं, आप जानते हैं क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया। हमारे पास में कोर लॉसेस जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, तो इनको भी हमको क्या लगाना होगा, पैरेलल में मैंने आपके पास में यहाँ पर लगा दिया है। एक मैंने यहाँ पर स्विच का इस्तेमाल किया है और मैंने यहाँ पर लिखा है कि यदि स्विच आपका क्लोज होगा तो ये लोड पर होगा ट्रांसफार्मर, और यदि ये स्विच आपका बेटा कैसा होगा, यदि ये स्विच आपका बेटा ओपन होगा तो ट्रांसफार्मर नो लोड पर होगा। ये बात आप जानते हैं। अब जरा आते हैं आगे की तरफ, विचार करते हैं। तो मैंने यहाँ पर वाइट पेन से आपको देख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर आइडियल सेक्शन को ड्रॉ कर दिया है कि इतना सेक्शन बेटा आपका आइडियल था, इतना सेक्शन आपका आइडियल था। अब हमने इसमें ब्लू कलर से जो पेन से जो चीज़ें ऐड की हैं वो इसको बना देती हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, इस ब्रांच को हम लोग संट ब्रांच या फिर नो लोड ब्रांच कहते हैं। क्यों कहते हैं नो लोड ब्रांच बेटा, आपके पास में जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है वो नो लोड पर फ्लो होती है। आपके पास में जो यहाँ पर आईसी करंट फ्लो होगी जिसको आप कोर लॉसेस बोलते हैं, जिसको आप कोर लॉसेस से डिनोट करते हैं IW, यानी कि वाट लेस करंट जिसको आप बोलते हैं, सॉरी, जिसको आप वाट फुल करंट बोलते हैं और इसको बोलते हैं आप वाट लेस करंट। इसको आई म्यू भी बोला जाता है कई जगह, इसको IC भी बोला जाता है कई जगह, इसको IRC भी बोला जाता है। कई बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग नोटेशन है आपके इसको डिनोट करने के। ठीक बात है। तो इसको संट ब्रांच तो आपको दिख ही रही है क्योंकि ये संट में लगी हुई है, इसीलिए इसको संट ब्रांच कह रहे हैं। ये दोनों चीज़ें आपकी नो लोड पर आपको होती हुई नजर आती हैं, इसीलिए इसको नो लोड ब्रांच भी बोलते हैं।
हमने यहाँ पर पहला केस लिया है कि यदि स्विच ओपन है तो ट्रांसफार्मर नो लोड पर है, यानी कि ट्रांसफार्मर आपका ऑपरेट कर रहा है बेटा नो लोड पर। पहली बात, ये स्लाइड इतनी सी थी, इसमें समझने का ये था। यहाँ पर हमने अभी लोड को कंसीडर नहीं किया है, हालांकि मैंने लोड को लगा रखा है, जिस लोड का हम लोग नाम दे रहे हैं बेटा VL, और इसको वोल्टेज को हम V2 से डिनोट कर रहे हैं, और आपके पास में जो लोड ले रखा है वो हमने ZL यानी कि आपके पास में लैगिंग लोड ले रखा है। चलिए, जब आपके पास में बेटा ओपन है, कौन सी बेटा, सेकेंडरी ब्रांच जब आपके पास में ओपन है सेकेंडरी की, यानी कि प्राइमरी आपके पास में प्राइमरी सेक्शन पर आपने क्या लगा रखा है, ये सप्लाई लगा रखी है, और जब ये आपके पास में कैसी है बेटा, ओपन है। अगर ये ओपन है तो आप जानते हैं कि आपके पास में सेकेंडरी में बहने वाली धारा I2 जीरो होगी, और I2 जीरो होने के साथ साथ आपकी IL भी जीरो होगी, क्योंकि ये है आपके पास में ओपन होने के कारण I2 भी आपकी जीरो होगी। क्लियर है? अब यदि आपके पास में I2 जीरो होगी तो बेटा आपके पास में यहाँ पर जो इंड्यूस्ड करंट है I2 डैश जो करंट आपकी सेकेंडरी में जा रही है, सॉरी जो प्राइमरी में जा रही है, जिसकी वजह से आपके पास में E1 आया है, यदि आपके पास में I2 आपकी क्या है, जीरो है बेटा, तो आपके पास में I2 डैश भी जीरो होगी। सर कैसे होगी? दैट इज द पॉइंट। सर कैसे जीरो हुई I2 डैश, दैट इज द पॉइंट, है ना। ये तो समझ में आ रहा कि सर ये ओपन है इसलिए आपके पास में I2 और IL जीरो है, लेकिन सर I2 डैश कैसे जीरो हो रही, दैट इज द पॉइंट। तो कैसे जीरो हो रही है बेटा, आप जानते हैं कि I2 डैश को हमने डिनोट किया था आपके पास में सेकेंडरी में बहने वाली करंट बटे टर्न रेशियो से। तो सेकेंडरी की करंट अगर जीरो है तो आपके पास में I2 डैश भी ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी। दैट इज द पॉइंट फॉर योर सेटिस्फैक्शन, यानी कि आपके किसके लिए बेटा, आपको समझने के लिए ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि आपके पास में I2 डैश कैसे जीरो हो गई है। जब आपके पास में आप जानते हैं कि I2 डैश बराबर हम लोग लिखते हैं I2 बटे टर्न रेशियो, सो इट इज जीरो। तो इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि I2 बराबर IL बराबर 0 एम्पियर, सो I2 डैश इज इक्वल टू I2 बराबर आल्सो 0। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर हम लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे पास में अब जो प्राइमरी में करंट फ्लो होगी, अब जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रही है, चूंकि ये तो जीरो हो गई, इसका मतलब इस वाइंडिंग से हमारा अब कोई लेना देना नहीं है। दैट इज द सेक्शन इज ओपन, क्योंकि आपके पास में यहाँ पर I2 डैश तो जीरो है। अब हमारा इस सेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर करंट आपकी जीरो हो गई है। अब हमारा जो लेना देना है वो यहाँ पर है। हमारी जो करंट I1 जा रही है वो आपकी संट ब्रांच में जा रही है। अब संट ब्रांच, दो ब्रांचें जुड़ी हुई हैं आपस में, कैसे, पैरेलल में। आपके पास में एक RC और एक आपके पास में JXM, ठीक है। तो आपके पास में JXM में जाने वाली करंट आपकी क्या हो गई, IM, और आपकी RC में जाने वाली करंट IC हो गई, और ये कौन सी करंट है, I1 है। तो क्या I1 को मैं लिख सकता हूं कि I1 इज इक्वल टू IC प्लस IM, और चूंकि यहां पर लोड तो लगा नहीं है, जो भी ये करंट फ्लो हो रही I1, इसको हम लोग नो लोड करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग नो लोड करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो लोड करंट बोलते हैं। दैट इज द नो लोड करंट। I1 बराबर I0 बराबर क्या हो जाएगा, IC। इसको हम क्या बोलते हैं, नो लोड करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नो लोड करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नो लोड करंट बोलते हैं। तो एक बार इसको देखो और मुझे बताओ, अगर जो भी चीज़ समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ लो कमेंट बॉक्स में, मैं देन आपको आंसर दे दूंगा इसका। चलिए, तो आप सभी लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि नो लोड कंडीशंस में हमारे पास में E1 बटे E2 बराबर A बराबर N1 बटे N2 बराबर I2 बटे I1। चूंकि यहाँ पर नो लोड की कंडीशन में I2 हमारी जीरो है, इसीलिए हमारे पास में जो वोल्टेज रेशियो जो आएगा वो आपके पास में E1 बटे E2 बराबर N1 बटे N2 बराबर A के आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर सेकेंडरी में किसी भी प्रकार का कोई लोड नहीं है। यानी कि यहाँ से हमें वोल्टेज का एक्सप्रेशन जो मिलता है E1 बराबर E2 बराबर A हम लोग लिख सकते हैं, है ना। A इज द टर्न रेशियो। तो E1 बटे E2 बराबर मैं A लिख सकता हूँ, यानी कि E1 जो होगा वो आपके पास में इक्वल टू होगा टर्न रेशियो टाइम्स ऑफ E2 के। कई बार ये पूछ लेता है, कई बार ये सवाल आपको देखने को मिलेगा, और कई बार आप देखेंगे कि ये सवाल आपको परेशान करने लायक है।
कई बार आपसे सवाल ये पूछेगा और आपको ये सवाल का जवाब भी देना होगा कि यदि बेटा आपके पास में नो लोड पर अगर कोई ट्रांसफार्मर है तो आपके पास में जो E1 है वो कितने टाइम्स होता है, ये टाइम्स ऑफ E2 होता है आपके पास में। ये आपको परेशान कर सकता है ये सवाल। चलिए सर ये एक्सप्रेशन कहाँ से आई है, तो हम लोग अब सिंपली स्विच करते हैं अपने किसके ऊपर बेटा, डायग्राम के ऊपर। क्योंकि हमें यहाँ से अब कोई लेना देना है नहीं, हमारे पास में जो डायग्राम बच रहा है वो केवल इतना सा डायग्राम है। इतने से डायग्राम में हमें KVL लगाना है। अब आप KVL कैसे लगाओगे सर, जरा देखो, जरा ध्यान से देखना मेरे भाई। आपके पास में जो चीज़ें बच रही हैं वो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, आप जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें KVL लगा दो इस ब्रांच में, इतने में, ठीक है। ये तो ओपन है, यहाँ से आप KVL लगाना स्टार्ट करो, यहाँ से आप क्या करो बेटा, KVL लगाना स्टार्ट कर दो। अब KVL कैसे लगाओगे, आपके पास में KVL लगाने के दो तरीके होते हैं। या तो आप क्या करिएगा, जहां आपके पास में सप्लाई वोल्टेज है वहां से आप उसका पहला साइन लेके चलिएगा और साथ में सबके पहले साइन लेके चलिएगा, ठीक है। या तो आप ये कह सकते हैं कि मेन वोल्टेज में से आपके जितने भी ड्रॉप हैं सबको घटाते चलिएगा। तो अगर मैं यहाँ पर KVL लगाता हूँ तो मैंने इसका पहला साइन लिया, तो पहला साइन क्या आएगा, -V1 प्लस I1R1 प्लस I1JX1। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अब आप कहेंगे कि सर ये ब्रांच का वोल्टेज क्या होगा, इस ब्रांच का वोल्टेज क्या होगा, यहाँ से हम क्या लेंगे सर, RC लेंगे, आपके पास में JXM के अक्रॉस वोल्टेज लेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज आपने माना E1 जो कि होता है। अब मुझे एक बात बताओ, इसके और इसके पैरेलल में आपके पास में यहाँ तो कुछ लगा हुआ नहीं है, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट तो आपको सेम नज़र आ रहा होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम नज़र आ रहे हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में E1 यदि इसके अक्रॉस है तो E1 इसके अक्रॉस भी होगा और E1 इसके भी अक्रॉस होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज का मान एक समान होता है। तो E1 जो होगा आपके मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, यानी कि आपके पास में मैग्नेटाइजिंग ब्रांच के अप्रॉक्स भी वही होगा, और आपके पास में कोर वाली जो कोर लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रही है उस ब्रांच के अक्रॉस भी आपका E1 होगा। तो हम पूरे वोल्टेज को यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज अगर हम ले लें कि हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज क्या है बेटा, E1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस E1 ले लेंगे। यानी कि हमारे पास में सिंपली इक्वेशन में आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ क्या आई, V1 माइनस I1 R1 माइनस सॉरी ये सब प्लस होंगे ना, अगर मैं इसको माइनस लूंगा तो ये सब आपके पास में ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला ले रहे हैं माइनस, वैसा भी ठीक था, लेकिन अगर हम पहला साइन लेंगे तो माइनस प्लस I1 R1 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास में I1 JX1 प्लस आपके पास में क्या आ जाएगा E1 बराबर 0। तो यही इक्वेशन सेम आप देखेंगे कि पीछे लिखी हुई है, तो आपके पास में इक्वेशन जो आई है वो यही तो आई है आपके पास में -V1 प्लस I1 R1 प्लस I1 आपके पास में JX1 प्लस E1 बराबर 0। ठीक बात है सर। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ से उसको उस तरह भेज देंगे तो आपके पास में इक्वेशन प्राप्त होगी। फिर आप जानते हैं कि हमने यहाँ पर I1 को जो है नो लोड करंट के बराबर माना है, तो I1 बराबर क्या होगा, I0 के। तो आप यहाँ पर I0 भी लिख सकते हैं, आप इसको Z भी लिख सकते हैं। तो Z बराबर आपने ये लिखा तो आपके पास में नेक्स्ट एक्सप्रेशन ये आई। तो वोल्टेज का एक्सप्रेशन किस तरीके से आता है नो लोड में, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, पहला बात। अगली पॉइंट की तरफ बढ़ो जरा सर। यहाँ पर फेजर डायग्राम में आपको जो झुंझुना दिया जाता है और आप भी उस झुंझुने को खूब हिलाए हैं, जरा ध्यान से देखो। फेजर डायग्राम में आपको इतना ही दिया जाता है, जबकि ये फेजर डायग्राम अधूरा है। कैसा है, अधूरा है। ये फेजर डायग्राम केवल और केवल आपकी संट ब्रांच का है, जिस ब्रांच में आपके पास में मैग्नेटाइजिंग करंट और आपके पास में जिसमें आपके पास में वाटलेस करंट, आपको वाटफुल करंट जिसमें आपको देखने को मिल रही है, जिसमें आपको वाटफुल करंट देखने को मिल रही वो कंपोनेंट है, और जिसमें केवल मैग्नेटाइजिंग करंट है केवल वो कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों सर, तो हम लोग फेजर डायग्राम खींचते रहे हैं, पिछली बार भी आप देखेंगे तो फेजर डायग्राम मैंने आपको प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर किस तरीके से खींचते हैं हूबहू मैंने आपको बताया है। तो फाई T1 आप जानते हैं क्या लिखते हैं, फाई m sin ओमेगा t। E1 t का मान कितना आया था, EM1
cos ओमेगा टी। E2t का मान कितना आया था, EM2 cos ओमेगा टी। IM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फाई टी के। यानी कि आपके पास में जहां पर आपके पास में मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होगा वहीं पर आपके पास में मैग्नेटाइजिंग करंट भी होगी। तो आपके पास में बेटा जहां पर फ्लक्स होगा वहां पर मैग्नेटाइजिंग करंट भी होगी। तो हमने फेजर डायग्राम में मैंने रेफरेंस के तौर पर आपको क्या माना था, बिल्कुल चुटकियों में समझिएगा इस बात को, बिल्कुल बहुत कम समय में इसको समझने का प्रयास करिएगा और बहुत कम समय में इसको समझाने की कोशिश भी करूंगा। जरा ध्यान से देखो, हमारे पास में जो था मैंने द्वारा आपको बना के दिखाया कि ये मामला है, इतने डायग्राम से हमें मतलब है, बाकी आगे के डायग्राम से, रेस्ट ऑफ डायग्राम से हमें कोई मतलब नहीं है। इतने डायग्राम का फेजर खींचेगा आपके पास में, इतने ही डायग्राम की एनालिसिस होगी नो लोड पर, क्योंकि नो लोड ट्रांसफार्मर में आपके पास में सेकेंडरी ब्रांच से हमें बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है क्योंकि वो ओपन है। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखने योग्य बात यह है कि आपके पास में बेटा ध्यान से देखने योग्य बात यह है कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पास में, तो आपके पास में ये फेजर संबंधित चीज़ें हैं आपके पास में। हमने जो निकाला वोल्टेज एक्सप्रेशन वो आया E1 प्लस I1 R1 प्लस I1 JXL, ठीक बात है, वो आपको मैंने यहाँ दिखा दिया। हमारे पास में ये आपके पास में पूरा फेजर डायग्राम बना हुआ है, E1 है। हमारे पास में जो करंट फ्लो होती है नो लोड करंट, जिसको आप I1 कह रहे हैं, आपके पास में वाटलेस और वाटफुल करंट, वाटलेस और वाटफुल कंपोनेंट से, वाटलेस और वाटफुल कंपोनेंट, वाटलेस का मतलब हो गया मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, और जहां पर आपके पास में कोर लॉसेस हो रहे हैं वो आपके पास में वाटफुल कंपोनेंट है। इन दोनों कंपोनेंट से जो भी करंट फ्लो होती है थोड़ी बहुत, हम उसको नो लोड करंट कहते हैं। और नो लोड करंट जो होती है ट्रांसफार्मर बहुत कम होती है, यानी कि आप कह सकते हैं 2 से 5% के आसपास, 2 से 5% करंट के बराबर होती है किसके, फुल लोड के। 2 to 5% ऑफ फुल लोड, 2 to 5% ऑफ फुल लोड, 2 to 5% ऑफ फुल लोड के बराबर होती है। तो यहां पर मैंने इस पॉइंट को लिखा है। अब जरा समझेंगे बात को। तो आप जानते हैं, मैंने एक आपको शॉर्टकट बताया था कि यदि आप जानते हैं दुनिया में जिसके कारण जो आया उसको हम 90 डिग्री पर एक्वेट कर देते हैं। जैसे पिता के कारण पुत्र आया तो पिता ऊपर पुत्र नीचे, है ना। यानी कि हमारे पास में वोल्टेज के कारण ईएमएफ आया, फिर या फिर ईएमएफ के कारण वोल्टेज आया। मेरी दोनों बात समझना, मैंने कहा कि सॉरी, वेरी सॉरी, मैं ईएमएफ और वोल्टेज 2 बार बोल गया। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपके पास में ईएमएफ के कारण फ्लक्स आया या फिर फ्लक्स के कारण वोल्टेज आया, ये दोनों ही बातें हैं, ठीक। आपको यहां पर ये देखना होगा कि आपने वोल्टेज के कारण फ्लक्स आया या फिर फ्लक्स के कारण वोल्टेज आया। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होती है। जब तक आपके पास में ईएमएफ के कारण वोल्टेज तब आएगा जब आपके पास में फ्लक्स कट करेगा, यहाँ तो कट करता नहीं है। हमारे पास में वोल्टेज के कारण फ्लक्स आता है, तो मैंने वोल्टेज को ऊपर और फ्लक्स को नीचे बना दिया। आपके पास में 2 वोल्टेज थे, एक था आपके पास में प्राइमरी का, एक था सेकेंडरी का। आप चाहो तो यहाँ पर प्राइमरी की वोल्टेज को अकेला दिखा सकते हो, सेकेंडरी का नहीं भी दिखाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चूंकि हम स्टार्टिंग से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की एनालिसिस करते आए हैं, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आप जानते हैं कि आपके पास में आपने इस पॉइंट को इंडिकेट किया है कि जिसके कारण जो आया वो आपके पास में 90 डिग्री ऊपर बनेगा, किससे, जिसके कारण आया है वो। यानी कि आपके पास में पहले आया वोल्टेज, फिर आया फ्लक्स, फिर उसके बाद में आपके पास में इंड्यूस्ड करंट आई होगी, फिर दुनिया भर के प्रोसेस इसमें हुए हैं, वो आगे आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर पहले क्या आया बेटा, वोल्टेज आया, तो वोल्टेज को मैंने यहाँ बना दिया, उसके कारण फ्लक्स आया, मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है, 90 डिग्री पर। ये नेचर का नियम है, एक प्रकृति का नियम है। अब जरा ध्यान से समझना बच्चा पार्टी। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर E1 ऊपर क्यों, E2 नीचे क्यों। आप कहें कि E2 ऊपर बना दो, E1 नीचे बना दो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन ऊपर कौन नीचे बनेगा, ये मैं कई बार बताया भी हूँ। तो बेटा ये डिसाइड करता है आपके पास में ट्रांसफार्मर की प्रकृति, कि वो स्टेप डाउन है, स्टेप अप है, या फिर आपके पास में कोई अन्य ट्रांसफार्मर है। अगर वो स्टेप डाउन है तो आप जानते हैं स्टेप डाउन में प्राइमरी का वोल्टेज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। तो प्राइमरी का वोल्टेज E1 ऊपर बनेगा, सेकेंडरी का वोल्टेज नीचे E2 बनेगा। अगर स्टेप अप लेते हम, सॉरी, अगर हम स्टेप अप लेते तो स्टेप अप में प्राइमरी वोल्टेज कम और सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होता, तो हम प्राइमरी वोल्टेज को नीचे, सेकेंडरी वोल्टेज को ऊपर बनाते। दैट इज द पॉइंट फाइनल। चलिए, हो गया फाइनली। अब जरा ध्यान से समझना,
अब हमें चाहिए नो लोड करंट। अब नो लोड करंट कैसे बनेगी? बोले सर ये तो हमें भी पता होना चाहिए कि नो लोड करंट आपने खींची कैसे है। तो जरा ध्यान से समझिएगा कि नो लोड करंट कैसे बनेगी। मैं इसको क्रॉस वेरीफाई करा दूंगा आपको, ठीक है, पूरे फेजर को क्रॉस वेरीफाई कराऊंगा मैं इससे। इसको जरा ध्यान देखना, जादू ही जादू है पूरी मशीन में। मशीन बहुत टफ नहीं है, बहुत सरल है। कंसेप्ट जो है बिल्डअप हो गई एक बार ना, तो मामला आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। अगर मैं आपसे कहूँ डियर, आपके पास में आई नोट करंट आपकी यहाँ से फ्लो हो रही है, कितनी करंट क्या करेगी, लैग करेगी या लीड करेगी? चूंकि आपके पास में यहाँ पर संट ब्रांच है, संट ब्रांच में आपके पास में बेटा इंडक्टर लगा हुआ है, साथ में रेजिस्टेंस भी है, लेकिन इंडक्टर करंट को लैग करा देगा 110%। तो आप इस बात को तो समझ गए कि सर करंट लैग करेगी। कितना लैग करेगी बेटा? आपके पास में जो संट ब्रांच का इंपीडेंस होगा, उस इंपीडेंस से जो एंगल निकल के आएगा, उतनी करंट आपकी लैग करेगी। किससे? आपके वोल्टेज E1 से, है ना। इस वोल्टेज E1 से करंट लैग करेगी, लेकिन कितना लैग करेगी? जितना इन दोनों ब्रांचों का क्या निकलेगा, इंपीडेंस, और उस इंपीडेंस के साथ में जो एंगल आएगा, उतनी करंट आपकी लैग करेगी। हाउ इट इज पॉसिबल? तो जरा देखना जरा ध्यान से। मैंने यहां पर आपके पास में एक नहीं निकाला है, अगर तो आप कैसे निकाल सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि जेड कैसे निकालोगे, तो जाहिर सी बात है कि पैरेलल में जैसे रेजिस्टेंस काम करते हैं, वैसे ही आपके पास में यहाँ पर रेजिस्टेंस और इंडक्टर। अगर मैं यहाँ पर आपके पास में नो लोड इंपीडेंस निकालूं, तो कैसे निकालोगे आप? आर सी इंटू जे एक्सएल अपॉन आर सी प्लस जे एक्सएल। अब इसके साथ में जो भी एंगल आपका आएगा, जो भी एंगल निकाल आएगा, उतने एंगल पर ये करंट क्या करेगी बेटा? लैग करेगी। अब यहां तो हमारे पास में कोई एंगल है नहीं, तो मैंने मान लिया कि समथिंग 5 डिग्री 5 नॉट, यानी कि आपके पास में 5 नॉट डिग्री पर ये करंट क्या करेगी? लैग करेगी। किससे? E1 से। तो मैंने यहां पर आपके पास में 5 नॉट डिग्री करंट को लैग करा दिया। किससे? I नॉट से। देखो, अब मैंने E1 से आपके पास में इस करंट को कितना लैग कराया? 5 नॉट डिग्री पर लैग कराया, तो करंट यहां बनेगी। क्लियर है? आ जाइए अगले पॉइंट पर। अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा सर, यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके पास में अब नो लोड करंट के 2 कंपोनेंट होंगे, क्योंकि आपके पास में नो लोड करंट 2 भागों में डिवाइड हो रही है। एक आपके पास में बेटा क्या है? एक आपके पास में मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, और एक आपके पास में कोरलेस कंपोनेंट है, जिसको आप कह रहे हैं बाट फुल और बाट लेस। आपके पास में मैंने बाट फुल कंपोनेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में बेटा मैग्नेटाइजिंग करंट कहां बनेगी, तो मैंने पहले ही पॉइंट में आपको ये दर्शाया कि आपकी बेटा मैग्नेटाइजिंग करंट आपकी वहां बनेगी जहां पर आपके पास में क्या होगा? जहां पर आपके पास में फ्लक्स होगा। फ्लक्स के सेम फेज में ये बनेगी। तो जिस फेज में आपके पास में फ्लक्स था, उसी फेज में मैंने IM बना दी, फर्स्ट ऑफ ऑल। बोले ठीक बात है सर। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में IM तो यहां बन गई, IM किसके बराबर है? तो आपने कहा सर I नॉट साइन ओमेगा टी, और आपके पास में I नॉट कॉस फाई नॉट, यानी कि 2 कंपोनेंट में आपने तोड़ लिया उसको। किसको? I नॉट को। एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, आपके पास में एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज घटक में 2T I नॉट। तो आपने कहा एक कंपोनेंट है I नॉट साइन ओमेगा टी, और एक कंपोनेंट है I नॉट आपके पास में कॉस फाई नॉट, और ये आपके पास में साइन फाई नॉट। ठीक, अच्छा सर आपने ये भी बता दिया। तो आपके पास में जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है वो मैग्नेटाइजिंग करंट के बराबर होगा, और जो आपके पास में ये वाला कंपोनेंट जो है वो आपके पास में किसके बराबर होगा? आपके पास में कोर लॉस की, कोर के करंट के बराबर होगा, कोर ब्रांच की, यानी कि आपके पास में IRC के बराबर होगा। ठीक, बढ़िया सर। अब कुछ लड़के कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चियां कह रही हैं कि सर मुझे ये बिल्कुल बात समझ में नहीं आई कि यहाँ क्यों बना। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आई होगी, नहीं आई होगी, रियलिटी है ये। लेकिन इसको मैं क्रॉस वेरीफाई करा के दिखाता हूं, ये आपको समझ में एक ही बार में आएगा। कैसे सर? क्रॉस वेरीफाई कराओ जरा सर। क्रॉस वेरीफाई जब मैं कराऊं तो बिल्कुल दिल पे हाथ रख के और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर एग्जैक्ट सही है। मुझे एक बात बताओ, ये क्या लगा हुआ है? इंडक्टर। बिल्कुल ध्यान से समझना एक एक बात, पॉइंट को, मेरे शब्दों पर ध्यान देना विशेष।
ये क्या लगा हुआ है सर? इंडक्टर। ये क्या लगा हुआ है बेटा? इंडक्टर। ये क्या लगा हुआ है? इंडक्टर। इसमें जाने वाली करंट कौन सी है? IM। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है? E1। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है? E1। आपकी जाने वाली करंट कौन सी है? IM। इसमें जाने वाला इसके अक्रॉस लगा वोल्टेज क्या है? E1। इसमें जाने वाली करंट कौन सी है? IM। इसमें लगा वोल्टेज कौन सा है? E1। इसमें जाने वाली करंट IM। और ये है क्या? इंडक्टर। तो इंडक्टर में आप इस बात को जानते हैं कि सर जिस फेज में वोल्टेज होता है, सॉरी, इंडक्टर कहता है कि मैं आपकी करंट को लैग कराऊंगा 90 डिग्री किससे? आपके वोल्टेज से, जो भी वोल्टेज उसके अक्रॉस होगा। यानी कि इंडक्टर का ये नेचर, ये प्रकृति होती है कि वो करंट को 90 डिग्री लैग कराएगा किससे? वोल्टेज से। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझना। ध्यान से समझने योग्य बात यह है कि मुझे बताओ कि वोल्टेज कितना है? E1। करंट कौन सी है? I1। जरा वोल्टेज E1 को हाथ से देखना जरा, कहाँ है? ये है। करंट कहाँ बनी है? IM। कितने डिग्री लैग कर रही है? एग्जैक्ट 90 है कि नहीं? जरा देख लो, एग्जैक्ट 90 डिग्री है कि नहीं? तो मुझे बताओ कि आपके पास में ये कंपोनेंट एकदम अपनी सही डायरेक्शन और सही जगह बना हुआ है। बिल्कुल सर, आप देख लो ना, E1 ये रहा आपका और आपके पास में करंट ये बनी, तो आपके पास में जो इंडक्टर कह रहा वैसा ही तो बनाया है हमने, और अपने आप बना भी है। ये एक क्रॉस वेरिफिकेशन में आपको पता चल रहा। अच्छा सर, ये तो समझ आ गया। दूसरी बात नहीं समझ आ रही सर, ये कैसे बन गया उधर? उधर ये कैसे बनेगा? कंपोनेंट देखो क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस, जाने वाली करंट IRC, इसके अक्रॉस वोल्टेज E1। रेजिस्टेंस क्या कहता है? जिस फेज में वोल्टेज होगा उसी फेज में आपकी करंट होगी। जिस फेज में वोल्टेज होगा उसी फेज में आपकी करंट होगी। तो जरा वोल्टेज कौन सा है? E1। इसी के फेज में आपके पास में करंट क्या होगी? IRC। तो बताओ मुझे, E1 ये रहा, आपकी करंट इसी के फेज में है, बिल्कुल सेम फेज में, जिसको आप कह रहे हैं IRC, कह रहे हैं ना? तो आपके पास में सेम फेज में है, दोनों क्रॉस वेरीफाई हो गए। तो बेटा ये आपके पास में जो वाटफुल कंपोनेंट होता है वो हमेशा वोल्टेज के फेज में होता है, और जो वाटलेस कंपोनेंट होता है वो हमेशा आपके किसके? बोले सर, फ्लक्स के फेज में होता है। यानी कि आपके पास में मैग्नेटाइजिंग करंट हमेशा आपके पास में किसके साथ में बनेगी? आपके फ्लक्स के। और हमेशा आपके पास में कोर लॉस करंट जो होगी वो हमेशा वोल्टेज के फेज में बनेगी। या फिर आप यूं कह सकते हैं कि आपके पास में जो वाटफुल करंट होगी वो हमेशा वोल्टेज के फेज में होती है, और जो वाटलेस करंट होती है वो हमेशा आपके फ्लक्स के फेज में होती है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है, वो आपको दिख रहा है। अच्छा, मैंने क्लास को यहीं रोका था आपकी, और मैंने आपसे कहा था कि ये फेजर आपका अधूरा है। मैंने स्टार्टिंग में कि आपने फेजर जो पढ़ा था वो आपने फेजर अधूरा पढ़ा था। ये फेजर जो है आपके पास में ये अधूरा है। क्यों सर? ये नो लोड का फेजर नहीं है। ये नो लोड का फेजर नहीं है। नो लोड का कंप्लीट फेजर मैं आपको बताऊंगा। अब जानने की इच्छा रखते हो तो शेयर कर दो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना सेशन कैसा लगा। बहुत ही अनोखा सेशन है ये। आपको कोई नहीं बताता है कि ये कैसे बनती हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ पर हम पूरे राज खोल देंगे आपके पास में। मशीन में समस्या नहीं होगी। चलिए सर, आ जाइए जरा सर, देखते हैं सर चीज़ों को, आगे बढ़िए सर, जरा समझते हैं चीज़ों को। सर नो लोड कंपोनेंट कहाँ पर है? अगर आपसे कहा जाए कि सर ये तो केवल संट ब्रांच का है, सर संट ब्रांच का फेजर है ये, तो मुझे बताइए कि सर नो लोड का फेजर क्या होगा? यही तो पूछ रहा हूं मैं अभी। जरा ध्यान से देखना। आपने कहा कि सर, बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं यहां पर बना रहा हूं। आपने कहा कि सर ये आपके पास में क्या है? ये आपके पास में फाइटी है, ऊपर आपके पास में E1 है, नीचे आपके पास में E2 है। ये आपके पास में क्या है बेटा? I0 है। बिल्कुल आप आसानी से बना लेंगे ये सब। ये आपके पास में IM है, चाहो तो IMU लिख दो। ये आपके पास में IC है, या फिर IW भी लिखते हो आप इसको, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो पूरा 90 है। यहाँ से करंट कितनी लीड कर रही थी बेटा? यहाँ से करंट लीड कर रही थी कितनी बेटा? यहाँ से करंट 90 डिग्री लीड कर रही थी, सॉरी 5 डिग्री लीड कर रही थी। कितनी? 5 डिग्री लीड कर रही थी। अब हमें नो लोड का फेजर बनाना है। अब नो लोड का फेजर में आपके पास में वोल्टेज की एक्सप्रेशन क्या आई थी? E1 बराबर आपके पास में आया था V1 बराबर E1 प्लस I1
R1 प्लस I1 J XL, ये आया था आपके पास में फेजर, ये आया था आपके पास में फेजर। क्या आया था बेटा? ये आया था आपके पास में इक्वेशन, आपकी ये आई थी। अब नो लोड का फेजर बनाने के लिए, ये फेजर तो आप जानते हैं हर किताब में मिलेगा, हर एक एजुकेटर आपको ये फेजर बना के देता है। अब वो नहीं पता मुझे कि आप इस बात को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। हमें बनाना है क्या बेटा? V1 को दिखाना है। E1 तो मेरे पास में है, अगर मुझे V1 बनाना है तो मेरे पास में ये तीनों चीज़ें होना बहुत आवश्यक है फेजर में, नहीं तो आपके पास में नहीं बनेगा। क्योंकि V1 जो है वो योगफल है E1 प्लस I1 R1 प्लस I1 J XL का। जब तक आप इन दोनों का फेजर योग नहीं निकालोगे, फेजर का योगफल जब तक आप इन तीनों का नहीं करोगे, तब तक आपके पास में V1 मिलेगा ही नहीं। तो सर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मेरे पास में आता है I1 R1। I1 R1 आप जानते हैं कि आपके पास में रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप है। किसके? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप आ रहा वो आपके पास में कितना है? I1 R1 है। कितना है बेटा? I1 R1 जो है वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप है, और रेजिस्टेंस कहता है जिस फेज में वोल्टेज होगा उसी फेज में मैं आपके पास में करंट को बनाऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ, जरा ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझना इस बात को, जरा ध्यान से समझना। अब आपकी करंट ये है, अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज बनाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर आपके पास में वोल्टेज बनाऊंगा, जिस फेज में करंट होगी उसी फेज में मैं आपके पास में क्या बताऊंगा? वोल्टेज। चाहे आप I1 जो है वो I0 के बराबर है, ये आप जानते हैं, ठीक। आप चाहो तो I0 R1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो I1 R1 लिख लो, कोई समस्या नहीं है। अब एक सीधी रेखा में यदि जो एंगल यहाँ बन रहा वही एंगल आपका यहाँ भी बनता है, ये मैथमेटिक्स कहती है, हम नहीं कह रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, हम इस फेजर को बनाने के लिए जहाँ आपके पास में I1 है, सेम फेज में मैं वहाँ पर आपके पास में क्या खींच दूँ? यहाँ पर आपके पास में I1 R1 खींच दूँ। जहाँ पर आपके पास में वोल्टेज है उसी फेज में आप देख लो मिला के, जहाँ पर आपके पास में वोल्टेज है उसी फेज में आपके पास में करंट है, जिस फेज में करंट थी उसी फेज में मैंने वोल्टेज को बना दिया, बन गया। अब आपके पास में अगला टारगेट है I1J XL1। I1J XL, बेटा ये I1J XL इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, और इंडक्टर ये कहता है कि आपके पास में करंट को जो है मैं 90 डिग्री लैग कराऊंगा वोल्टेज से, वोल्टेज से, या फिर वोल्टेज को क्या कराऊंगा? लीड कराऊंगा। तो बेटा जहां पर आपके पास में करंट है वहां पर वोल्टेज होना चाहिए, ये आपके पास में रेजिस्टेंस कह रहा, तो यहाँ पर आप I0 भी देख सकते हैं, और यहाँ पर इसी फेज में आपके पास में I1 R1 भी होगी। तो आपके पास में ये दोनों ही आपके पास में बराबर हैं, आपके पास में ये दोनों ही बराबर हैं। अब इससे 90 डिग्री पर आपका क्या बनेगा बेटा? I1J XL। तो यहाँ पर मैं इससे 90 डिग्री पर मैं बना दूँ तो आपको ये नज़र आएगा क्या? ये नज़र आएगा आपके पास में क्या? I1J XL ये 90 डिग्री पर क्या कर रहा है बेटा? लीड कर रहा है वोल्टेज के से, करंट से। हमने आपसे कहा कि यदि I1 आपके पास में, यदि I1 है और साथ ही साथ आपके पास में बेटा I1 है, यदि बेटा आपके पास में I1 है और I1 R1 है प्लस I1J XL है आपके पास में, और अगर इन तीनों का योग करोगे, फेजर सम करोगे, तो आपके पास में क्या देखने को मिलेगा? आपको बेटा V1 देखने को मिलेगा। तो इन तीनों का फेजर सम कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। थोड़ा सा तिरछा बन रहा है ये, इसको थोड़ा सा अगर आप चाहो तो इसको बड़ा कर देंगे ना, अगर आप इसको बड़ा कर दोगे ना थोड़ा सा ऐसे, आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो ताकि ये मिल जाए, ऐसे करके ये। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपके पास में अगर मैं इन तीनों को मिला दूं तो आपके पास में ये जो है आपके पास में क्या है? V1 है, देख लो। यह है नो लोड का फेजर डायग्राम, यह है ट्रांसफार्मर के नो लोड का फेजर डायग्राम। आप देख पा रहे होंगे बहुत आसानी से चीज़ें बनती हैं, बहुत आसानी से चीज़ें चलती हैं। आप चाहो तो इसको सजो लो, आप चाहो तो इसको फेंक दो। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके कंसेप्ट जितने मजबूत होंगे उतने आसानी से चीज़ों को आप क्या कर रहे होगे? समेट रहे होगे, और जितने कंसेप्ट खराब होंगे उतनी आसानी से चीज़ें आपकी बिखर रही होंगी। तो मशीन सब्जेक्ट जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस है और ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट है। आपको इसमें न्यूमेरिकल की
आपको इसमें थ्योरी के सवालों की करने की चिंता नहीं है। मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, मैं आपसे इस बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि आप यदि कंसेप्चुअल पढ़ोगे तो चीज़ें सीखोगे, अगर आप बिना कंसेप्ट की चीज़ों को पढ़ोगे तो आप मुंह के बल औंधे भी गिरोगे। ध्यान रखना, आपको चीज़ों को ऐसे पढ़ना है जैसे, मैं आपको एक बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाली किताब जो है, जो मशीन में जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाली किताब ये है, ये आपने देखी होगी लाल किताब। ठीक, ये किताब सबसे ज़्यादा यूज की जाती है और इसको देख के पढ़ाते हैं सब, बहुत सारे मास्टर आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं मिलेगा जो इससे आपका मैंने पढ़ाया हो, कोई भी कंसेप्ट नहीं मिलेगा। ये सब हमारे दिमाग की उपज है और हमने जहाँ से पढ़ा है, मैंने जिस गुरुजी से पढ़ा है, उन सब की एक आपके पास में कैलिब्रेशन है, पूरा का पूरा कोलैबोरेशन है। किस तरीके से एक डिप्लोमा के स्टूडेंट को मशीन को समझाना है, क्योंकि आई हैव आल्सो डिप्लोमा, तो मैं उस बात को जानता हूं कि किस जगह किस पॉइंट पर आप कमज़ोर पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने भी डिप्लोमा किया है, उसके बाद बीटेक किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट बीटेक किए हैं तो मैं आपकी भावनाओं को नहीं समझता हूँ। मैं डिप्लोमा स्टूडेंट की सारी भावनाओं को समझता हूँ, किस पॉइंट पर आप वीकनेस, अपने आप को वीक समझोगे, मैं उसी पॉइंट को क्या करता हूँ, उछालूंगा और उसी पॉइंट पर मैं आपको पकड़ूंगा और उसी पॉइंट को मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो सेशन कैसा लगा, और इस सेशन में आपको और ऊर्जा के साथ में और भी सेशन मिलेंगे आपको इसके साथ में, ऐसे आपको इंटरेस्टिंग सेशन में आपको देता रहूँगा ताकि आप कुछ चीज़ें सीखते रहें मशीन में कैसे कैसे करनी है। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया।